अपराध विज्ञान में सीरियल अपराधी एक विशेष स्थान रखते हैं। ऐसी आकृतियां जो अपने अमानवीय कृत्यों से नागरिकों के मन में भय फैलाती हैं। अनुभव से पता चलता है कि ऐसे व्यक्तित्व कभी कभी अस्वस्थ पूजा का विषय बन जाते हैं। ऐसे निर्दयी अपराधियों का पता लगाना कोई आसान काम नहीं है। सौभाग्य से आधुनिक कानून प्रवर्तक उन्नत प्रौद्योगिकियों के एक पूरे शस्त्रागार से लैस हैं जो उनके काम को काफी आसान बना देते हैं। आजकल यह उन पहेलियों को हल करने की अनुमति देता है जिन पर जांचकर्ताओं ने वर्षों तक अपना दिमाग खपाया था। जैसा कि यह कहानी दिखाती है, जांच के परिणाम कभी कभी कानून प्रवर्तन अधिकारियों की सबसे साहसिक परिकल्पनाओं से भी आगे निकल जाते हैं। यह कहानी 1986 के वसंत के दिनों में टाकोमा नामक एक छोटे से शहर में शुरू होती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी राज्य वॉशिंगटन में स्थित है। कहानी की मुख्य पात्र मिशेला वेल्च हैं, जिनका जन्म 7 जून 1973 को हुआ था। वह टाकोमा में अपने परिवार के साथ रहती थी, मां और 2 छोटी बहनें, एंजेला और निकोल। भाग्य ने ऐसा किया कि परिवार में पिता नहीं थे और सारी चिंताएं मां के कंधों पर थीं। 3 बेटियों के साथ अकेली मिशेला की मां कठिन जीवन परिस्थितियों का सामना कर रही थी। उन्हें बच्चों को एक सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। अपनी व्यावसायिकता के कारण महिला एक रियल एस्टेट एजेंसी में एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर सकी। उनके प्रयास व्यर्थ नहीं गए। वेतन न केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त था, बल्कि छोटी बचत के लिए भी। काम और बच्चों की देखभाल को संतुलित करने के लिए उन्होंने एक बेबी सिटर को नियुक्त किया। इसके अलावा मां ने तीनों बेटियों को पियानो की कक्षाएं देने का मौका खोजा। मिशेला विशेष रूप से संगीत से मोहित थी। उसके आसपास के लोगों ने उसे एक जीवंत और विश्वसनीय युवा महिला के रूप में वर्णित किया। लेकिन एक और गुण था जो उसके रिश्तेदारों ने देखा। वो बहुत बहादुर थी, कभी कभी बहुत ज्यादा। अब किशोरावस्था की दहलीज पर उसके अगले जन्मदिन में केवल कुछ महीने बचे थे। अपनी उम्र के कई लोगों की तरह मिशेला अधिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही थी। हालांकि उसका इरादा परिवार से दूर होने का नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वह अपनी मां को दिखाना चाहती थी कि वह पहले से ही पर्याप्त वयस्क और जिम्मेदार थी अपनी छोटी बहनों की देखभाल करने के लिए। इसे साबित करने के लिए उसने बिना किसी वयस्क के बहनों को पार्क ले जाने की अनुमति मांगी। बेटी की कम उम्र के बावजूद मां मान गई और लड़कियों को स्वतंत्र रूप से पार्क जाने की अनुमति दे दी। 26 मार्च 1986 का वसंत का दिन बहुत सुंदर था। मां काम पर चली गई और मिशेल ने अपनी बहनों के साथ पिकनिक के लिए तैयारी शुरू कर दी। युवा महिला के लिए यह दिन कुछ खास था। सुबह जब सब जाग गए, उसने छोटों को कपड़े पहनने में मदद की। योजना पार्क में कुछ घंटे बिताने की थी। लगभग 10 बजे बच्चे अपनी साइकिलों पर टाकोमा के प्यूगेट पार्क सांस्कृतिक केंद्र की ओर चल पड़े। शहर में उनकी पसंदीदा जगह। यह केवल कुछ किलोमीटर दूर था, जो साइकिल पर बच्चों के लिए मिनटों का काम था। उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें बेबी सिटर के आने से पहले वापस आना था, जो उन्हें संगीत स्कूल ले जाने वाली थी। हालांकि युवा महिलाएं अकेली थीं, बड़ी बहन उनकी देखभाल कर रही थी। उस समय पार्क को एक शांत और सुरक्षित स्थान माना जाता था, घरों और लोगों से घिरा हुआ। पिकनिक लंबे समय के लिए योजनाबद्ध नहीं थी, इसलिए मां ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। वह गर्व महसूस कर रही थी कि उसकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है और अपने सर्वोत्तम गुणों को दिखाना चाहती है। पार्क पहुंचने पर बच्चे थोड़ी देर खेले, जब अचानक मिशेल को याद आया कि वह नाश्ते के डिब्बे घर पर भूल गई थी। वे सीधे पार्क में पिकनिक टेबलों पर खाना चाहते थे। छोटों को भूखा न छोड़ने के लिए युवा महिला ने खाना लाने के लिए जल्दी से घर जाने का फैसला किया। लगभग 11 बजे वह अपनी साइकिल पर चढ़ गई और अपनी बहनों से खेल के मैदान में उसका इंतजार करने को कहा। मिशेल की अनुपस्थिति के दौरान छोटी बहनें पार्क में नजदीकी शौचालय गईं। वे इलाके को अच्छी तरह जानती थीं। जब एंजेला और निकोल वापस आईं तो उन्हें अपनी बड़ी बहन नहीं मिली, लेकिन वे हैरान थीं कि मिशेल की साइकिल उनकी साइकिलों के बगल में खड़ी थी। उन्होंने माना कि वह पहले ही वापस आ गई थी। बहनों ने सोचा कि मिशेल उन्हें खोजने चली गई होगी। जब उसने उन्हें वहीं नहीं पाया
या वह कहीं और चली गई हो सकती है। वे उसे खोजने लगीं और देखा कि नाश्ते के डिब्बे पिकनिक बेंच पर रखे हुए थे। यह स्पष्ट था कि मिशेल घर से लौट आई थी, उन्हें बस उसका इंतजार करना था। युवा महिलाओं ने कुछ खाया, लेकिन उनकी बहन अभी भी नहीं दिखी। उनके पास एक गुप्त पुकार थी और वे मिशेल को बुलाने के लिए उसका उपयोग करने लगीं। वे पार्क में रहीं और उसे बुलाती रहीं। मूल रूप से युवा महिलाएं पार्क क्षेत्र में अकेली और बिना निगरानी के थीं। उस समय न तो मोबाइल फोन थे और न ही आज की तरह सर्वव्यापी निगरानी कैमरे। एंजेला और निकोल ने अपनी बड़ी बहन को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ये मानते हुए कि मिशेल उन्हें खो सकती है, लड़कियां पार्क के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ीं। उन्होंने यहां तक कि इस बारे में मजाक भी किया कि वे शौचालय जाने के कारण एक दूसरे से चूक गए होंगे। स्थिति की गंभीरता को समझे बिना बहनें योजना से अधिक समय तक रहीं। संगीत पाठ का समय हो गया था। घर लौटी बेबीसिटर को बच्चे नहीं मिले। उनकी योजनाओं को जानते हुए वह कार से पार्क गई। राहत की सांस लेते हुए महिला ने एंजेला और निकोल को मुख्य प्रवेश द्वार पर पाया, लेकिन मिशेल कहीं नहीं दिखी। छात्राओं की रिपोर्ट सुनने के बाद बेबीसिटर ने साइकिलों और उन्हें छोड़े गए स्थान की जांच की। तीनों ने लंबे समय तक मिशेल को पुकारा, लेकिन बिना किसी सफलता के। अंत में बेबीसिटर ने काम पर मां से संपर्क किया और उन्हें घटना के बारे में सूचित किया। चिंतित महिला ने तत्काल छुट्टी की मांग की और अपनी 12 वर्षीय बेटी के गायब होने की सूचना देने के लिए पुलिस से संपर्क किया। हालांकि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने शुरू में स्थिति पर उचित ध्यान नहीं दिया। उनकी राय में इस उम्र की एक लड़की बस वयस्कों की अनुपस्थिति का फायदा उठा सकती थी और अपने मामलों में व्यस्त हो सकती थी। शायद उसने किसी दोस्त से मुलाकात की हो और बातचीत में डूबकर समय बीतने का ध्यान न रहा हो। चिंतित मां को शांत करने का प्रयास किया गया, यह आश्वासन देकर कि उनकी बेटी जल्द ही लौट आएगी, लेकिन महिला जानती थी कि यह असंभव था। यह दिन मिशेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जिम्मेदार लड़की खुद को साबित करने की तैयारी कर रही थी और अपनी छोटी बहनों को लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मां को यकीन था उसकी बेटी के साथ कुछ हुआ था और समय बर्बाद करने का कोई वक्त नहीं था। मां के लगातार आग्रह के बाद अधिकारी ने अंततः महसूस किया कि स्थिति तत्काल कार्रवाई की मांग करती है। पुलिस ने तुरंत मिशेल की खोज शुरू कर दी, पार्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए। प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई समूह के अधिकारी खोजी कुत्तों के साथ पहुंचे। प्रारंभिक जांच में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए स्वयंसेवकों को अभियान में शामिल किया गया। मां भी खोज में शामिल हो गई, जबकि एक बेबीसिटर छोटी लड़कियों के साथ रही। महिला ने अपनी बेटी को जल्दी खोजने की उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अनुमान लगाया कि मिशेल बस साइकिल से गिर गई होगी, शायद चोट लग गई होगी और वह खुद से खेल के मैदान तक नहीं लौट पा रही होगी, या कुछ ऐसा ही हुआ होगा और लड़की को मदद की जरूरत होगी। घटनास्थल की जांच कर रहे जांचकर्ता कम आशावादी थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि मिशेल वापस आने के बाद मुसीबत में पड़ गई होगी और खेल का मैदान खाली होने के दौरान गायब हो गई होगी। दुर्भाग्य से मां की उम्मीदें पूरी नहीं होनी थीं। मध्य रात्रि के करीब खोजी कुत्तों वाले पुलिसकर्मी पार्क में एक दूरस्थ पथ पर पहुंचे, जहां एक हाल ही में इस्तेमाल किया गया अग्निस्थल था। वहां उन्हें एक चौंकाने वाली खोज का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों ने खोज की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि यह एक आपराधिक घटना थी। हालांकि अपराध का हथियार मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने कुत्तों के साथ पूरे क्षेत्र की गहन तलाशी ली, लेकिन अपराधी शायद इसे अपने साथ ले गया था और किसी अन्य स्थान पर इससे छुटकारा पा लिया था। यह कल्पना करना मुश्किल है कि मां ने यह भयानक खबर सुनकर क्या महसूस किया होगा। महिला अपनी बड़ी बेटी को स्वतंत्रता दिखाने का मौका देना चाहती थी, लेकिन यह एक त्रासदी में बदल गया। संभवतः छोटी लड़कियां संयोग से खतरे से बच गईं जब वे शौचालय में थीं और अपराधी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया। इन घटनाओं ने स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। घटना की प्रकृति से पता चला कि शहर में एक अत्यंत खतरनाक व्यक्ति मौजूद था जो अभी भी आजाद था।
मिशेल के साथ हुई घटना की खबरें निवासियों को सदमे की स्थिति में ले गईं। यह स्पष्ट हो गया कि जब तक इस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाता, कोई भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। पुलिस नागरिकों के सवालों से घिर गई। लोगों ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से जोरदार मांग की कि वे शहर में शांति बहाल करने के लिए जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार करें। हालांकि अधिकारियों के पास बहुत कम जानकारी थी, इसलिए उन्होंने संदिग्ध की खोज में मदद के लिए जनता से अपील की। उसी दिन लापता लड़की की 13 वर्षीय सहपाठी जांचकर्ताओं के पास आई। उसने बताया कि उसने सुबह मिशेल को उसकी छोटी बहनों के साथ पार्क में देखा था। जब वे जाने से पहले खेल के मैदान में खेल रही थीं, लड़की ने एक आदमी के बारे में भी बताया जो लंबे समय तक दूर से बच्चों को देख रहा था। हालांकि अजनबी ने कोई आक्रामकता नहीं दिखाई, उसका अनावश्यक ध्यान संदिग्ध लगा। दुर्भाग्य से युवा गवाह अपनी सहेलियों को संभावित खतरे के बारे में चेतावनी नहीं दे सकी, क्योंकि उसके माता पिता उसे घर ले गए। फिर भी उसके बयान की मदद से संदिग्ध अपराधी का एक काफी विस्तृत चित्र बनाना संभव हो गया। यह फैंटम छवि जांच के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सुराग बन गई। चित्र के प्रकाशन के बाद एक और गवाह पुलिस के पास आया, एक आदमी जो सुबह जॉगिंग कर रहा था। हालांकि वह पड़ोसी पॉइंट डिफेंस पार्क में प्रशिक्षण कर रहा था, जो बजट पार्क से केवल 5 किलोमीटर दूर है। उसके शब्दों के अनुसार उसने एक व्यक्ति को देखा जो फैंटम छवि से बहुत मिलता जुलता था। उस समय अजनबी का व्यवहार संदेह नहीं जगाता था। हालांकि यह बयान इंगित करता था कि संदिग्ध अपराधी लड़कियों के पास संयोग से नहीं था, बल्कि संभावित लक्ष्य की तलाश में जानबूझकर विभिन्न पार्कों का दौरा कर रहा था। मिशेला के मामले की जांच लगभग 6 महीने तक चली। सभी प्रयासों के बावजूद जांच गतिरोध में पहुंच गई। उस समय की फोरेंसिक क्षमताएं सीमित थीं और अधिकारी एक अहल कार्य का सामना कर रहे थे। न तो सबूत और न ही संदिग्ध पाए जा सके। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। 5 महीने बाद पॉइंट डिफेंस पार्क में इसी तरह की परिस्थितियों में एक और युवा महिला गायब हो गई। जेनिफर बास्टियन, एक छात्रा, जन्म 1973। वह भी अपने परिवार के साथ टाकोमा में रहती थी। जो हुआ उससे सभी गहराई से हिल गए। समाज इस बात से स्तब्ध था कि कानून प्रवर्तन अधिकारी एक और व्यक्ति के गायब होने को रोक नहीं सके। जेनिफर को एक जीवंत और सक्रिय युवा महिला के रूप में याद किया गया। उसकी रुचियां विविध थीं, घुड़सवारी और नृत्य से लेकर जिम्नास्टिक तक। विशेष रूप से उसे साइकिल चलाना पसंद था। साइकिल यात्राएं उसके लिए न केवल एक मनोरंजन थीं, बल्कि अपनी सहन शक्ति का अभ्यास करने का एक तरीका भी था। जेनिफर खेल की शौकीन थी। 4 अगस्त 1986 को वह फिर से प्रशिक्षण के लिए निकली। दोपहर के भोजन के बाद लगभग 2:30 पर वह पार्क की ओर चली गई। आमतौर पर वह वहां एक दोस्त के साथ साइकिल चलाती थी, लेकिन इस बार वह उसके साथ नहीं जा सकी। जेनिफर ने अपने माता पिता के लिए एक नोट छोड़ा, जिसमें उसने बताया कि वह पूरा दिन पार्क में बिताएगी और शाम 6:30 पर लौट आएगी। हालांकि निर्धारित समय पर वह घर नहीं आई। चिंतित माता पिता ने पहले अपनी बेटी के दोस्तों को फोन किया। जेनिफर बहुत मिलनसार थी और अचानक अपनी योजनाएं बदल सकती थी। उदाहरण के लिए किसी से मिलने जा सकती थी। दुर्भाग्य से दोस्तों में से किसी ने भी युवा महिला को नहीं देखा था। इसके बाद माता पिता ने पुलिस से संपर्क किया। हाल की घटना को याद करते हुए कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने रिपोर्ट को बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत कॉल पर प्रतिक्रिया दी। जांचकर्ताओं ने जेनिफर के गायब होने की परिस्थितियों और मिशेल के पिछले मामले के बीच समानताएं देखीं। मुख्य खोज प्रयास उस पार्क पर केंद्रित थे जहां जेनिफर साइकिल चलाना चाहती थी। आए हुए पुलिसकर्मियों ने ऑपरेशन में विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग किया। हालांकि पार्क का विशाल क्षेत्र, जो प्यूगेट पार्क से काफी बड़ा था, ने कार्य को काफी कठिन बना दिया। जेनिफर के माता पिता खोज स्थल पर आए और खोजी कुत्तों के काम के लिए अपनी बेटी की व्यक्तिगत वस्तुएं उपलब्ध कराईं। जांचकर्ताओं के गहन प्रयासों के बावजूद 4 पैर वाले सहायक उस दिन लापता लड़की का कोई सुराग नहीं पा सके।
कुछ पूछताछ किए गए गवाहों ने उल्लेख किया कि उन्होंने शाम 6 बजे के आसपास पार्क के एक रास्ते पर जेनिफर को साइकिल चलाते देखा था, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं देखा। घटना की खबर तेजी से फैल गई। जनता चिंतित थी। कई लोग इस मामले और मिशेल के हाल के मामले के बीच समानताएं खींच रहे थे। शहर में एक संभावित अपराधी के बारे में चिंताजनक अफवाहें फैल रही थीं, जो एक निश्चित योजना के अनुसार काम कर रहा था। मीडिया में अपील के बाद कई स्वयंसेवक खोज अभियान में शामिल हो गए। लापता लड़की के माता पिता ने सभी लोगों से आधिकारिक अपील की, जिनके पास जेनिफर के बारे में कोई जानकारी हो सकती है, कि वे पुलिस से संपर्क करें। समाचार रिपोर्ट देखने के बाद मिशेल की मां, जो अभी भी 5 महीने पहले हुई त्रासदी से पीड़ित थी, पुलिस स्टेशन पहुंची। उसका मामला अनसुलझा रहा और स्थिति की संभावित पुनरावृत्ति की खबर ने शोकाकुल मां को गहराई से प्रभावित किया। वह जेनिफर के माता पिता की भावनाओं को समझती थी और परिवार का समर्थन करना चाहती थी, इसलिए वह सक्रिय रूप से खोज में शामिल हो गई। आधे साल से भी कम समय पहले वह खुद एक समान स्थिति में थी। इस समय के दौरान जांचकर्ताओं ने जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाले और उम्मीद की कि जेनिफर शायद दोस्तों के साथ चली गई हो या संभावित पारिवारिक समस्याओं के कारण। हालांकि ये केवल अनुमान थे, एक अधिक आशावादी व्याख्या खोजने के प्रयास, क्योंकि ऐसा व्यवहार लापता लड़की के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। पुलिस और स्वयंसेवकों के सभी प्रयासों के बावजूद लड़की के ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो सका। स्थिति 26 अगस्त तक अपरिवर्तित रही। उस दिन एक आदमी पुलिस स्टेशन पहुंचा, जिसने पार्क के कम आवाजाही वाले रास्तों पर अपनी सुबह की दौड़ लगाई थी। उसके शब्दों के अनुसार उसने जंगल के एक दूरस्थ कोने में एक तेज, अप्रिय गंध महसूस की। गंध के स्रोत की खुद जांच किए बिना, लेकिन जेनिफर के हाल के गायब होने के बारे में जानते हुए उसने घर लौटने के तुरंत बाद जांचकर्ताओं को इसकी सूचना देने का फैसला किया। जांचकर्ता तुरंत पार्क के बताए गए हिस्से में पहुंचे। हालांकि गंध के सटीक स्रोत का निर्धारण एक कठिन कार्य साबित हुआ। खोज लगातार 2 दिनों से चल रही थी, जब पुलिस ने जंगल के एक घने हिस्से में एक पैदल मार्ग के पास एक और परेशान करने वाली खोज की। पास में ही छात्रा की साइकिल भी मिली। खोज को सावधानीपूर्वक एक छोटे गड्ढे में छिपाया गया था, पत्तियों और टहनियों से ढका हुआ। यही कारण है कि इसे पहले नहीं खोजा जा सका, जब तक कि चिंताजनक संकेत नहीं दिखाई दिए। खोज की स्थिति के कारण तत्काल पहचान असंभव थी। जांचकर्ताओं ने सावधानीपूर्वक जेनिफर के माता पिता को पहचान के लिए आमंत्रित किया, बिना उन्हें पहले से खोज के बारे में बताए। पिता ने तुरंत उन कपड़ों को पहचान लिया जिन्हें पहनकर उनकी बेटी घर से निकली थी। जांच से पता चला कि जेनिफर अवांछित व्यवहार का शिकार हुई थी। यह स्पष्ट था कि जेनिफर ने निराशापूर्वक प्रतिरोध किया, लेकिन उसके पास अपराधी का सामना करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। निश्चित रूप से ये विवरण जनता के लिए एक नया आघात थे। सबसे अंधेरे अनुमान सही साबित हुए थे। लोगों ने तुरंत इस घटना और मिशेल के मामले के बीच संबंध देखा। दोनों घटनाएं पार्कों में हुईं, जहां बच्चे साइकिल चला रहे थे। हालांकि कुछ विवरण अलग थे, लेकिन एपिसोड बहुत समान थे। इसके अलावा दोनों दिखने में समान थीं। एक ही प्रकार और उम्र की नीली आंखों वाली सुंदर लड़कियां। स्थानीय बच्चों वाले परिवार बड़ी चिंता की स्थिति में थे। कम अपराध दर वाला एक बार शांत शहर ऐसी जगह बन गया जहां बच्चे खतरे में पड़ गए। अब कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। लोग अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजने से डर रहे थे। जनता कानून प्रवर्तन अधिकारियों पर दबाव डाल रही थी और जल्द से जल्द दोषी को खोजने की मांग कर रही थी। सभी प्रयासों के बावजूद जांच अब तक कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं दे सकी थी। घटनास्थल पर पाए गए भौतिक सबूत, जिसमें कपड़े के टुकड़े और जैविक नमूने शामिल थे, अपेक्षित परिणाम नहीं दे सके। उन वर्षों में आनुवंशिक सामग्री के विश्लेषण की तकनीकें मामले को सुलझाने में मदद करने के लिए पर्याप्त विकसित नहीं थीं। समय बीतता गया। अपराधी की शीघ्र गिरफ्तारी की उम्मीद कई वर्षों और फिर दशकों तक खिंच गई।
2008 के शरद ऋतु में टाकोमा पुलिस विभाग में पुराने अनसुलझे मामलों की जांच के लिए एक विभाग स्थापित किया गया। इस समय तक डीएनए परीक्षण, आनुवंशिक वंशावली, फेनोटाइपिंग और अन्य उन्नत फोरेंसिक तकनीकों की नई विधियां सामने आई थीं। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को उम्मीद थी कि ये नवाचार कई रहस्यमय मामलों पर प्रकाश डालने में मदद करेंगे जो वर्षों से अनसुलझे रहे थे। 2013 में अंततः 27 साल पहले की घटनाओं की बारी आई जो मिशेल और जेनिफर के गायब होने से जुड़ी थीं। जांचकर्ता लिंडसे वेड ने मामला संभाला और उसके साथ एक विशेष संबंध महसूस किया। हालांकि लिंडसे लापता लड़कियों को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती थी, वह टाकोमा में पली बढ़ी थी। इन त्रासद घटनाओं के समय वह उनकी ही उम्र की थी। जांचकर्ता समझती थी कि वह खुद उनकी जगह हो सकती थी। इन सभी वर्षों में लिंडसे चिंता के माहौल में रही, ये जानते हुए कि एक खतरनाक अपराधी अभी भी नहीं पकड़ा गया था और कहीं आसपास छिपा हो सकता था। 2 दशकों से अधिक समय तक वह न्याय से बचने में सफल रहा था। अब नवीनतम जांच तकनीकों तक पहुंच के साथ लिंडसे दोषी को खोजने और उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। अतीत की इन भयानक घटनाओं ने लिंडसे को कानून प्रवर्तक का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। युवा उम्र से ही उसने अपराध विज्ञान के प्रति जुनून विकसित किया और जटिल मामलों को सुलझाने का सपना देखा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला ने एक साधारण गश्ती पुलिस अधिकारी से लेकर जांचकर्ता तक का लंबा सफर तय किया और कई जांचों पर काम किया। लेकिन 2 छात्राओं के गायब होने का रहस्य कभी उसके विचारों को नहीं छोड़ा। लिंडसे और उसकी टीम के प्रयासों के कारण 2300 पुरुषों की एक व्यापक सूची तैयार की गई थी, जिन्होंने अतीत में किसी न किसी तरह से कानून प्रवर्तन का ध्यान आकर्षित किया था। वे सभी 1986 में अपराध स्थलों के पास रहते थे। इस सूची में वे सभी भी शामिल थे जो गायब होने के दिन आसपास थे या लड़कियों से कोई संबंध रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि घटना के वर्ष में पुलिस ने अपराध स्थलों पर कई सबूत पाए। हालांकि उस समय की तकनीकें उनसे उपयोगी जानकारी प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती थीं। प्रगति की प्रतीक्षा में इन वस्तुओं को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया था। जब अंततः अपराध स्थलों से आनुवंशिक सामग्री का विश्लेषण करना संभव हो गया, तो कुछ अप्रत्याशित हुआ जो अनुभवी जांचकर्ताओं को भी चौंका देने वाला था। मूल रूप से परिस्थितियों की समानता के कारण जांचकर्ता विश्वास करते थे कि सब कुछ के पीछे एक व्यक्ति था। हालांकि एकत्र किए गए नमूनों की जांच से पता चला कि प्रोफाइल मेल नहीं खाते थे। यह पता चला कि 2 दशकों तक 2 अत्यंत खतरनाक व्यक्ति टाकोमा की सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। चमत्कारिक रूप से कोई और घायल नहीं हुआ। हालांकि यह इस तथ्य से संबंधित हो सकता है कि अपराधी स्थानांतरित हो गए थे और अन्य शहरों में सक्रिय थे। प्राप्त आनुवंशिक प्रोफाइल को पुलिस डेटाबेस में दर्ज किया गया। दुर्भाग्य से जांचकर्ताओं की उम्मीदें निराश हुईं। कोई भी नमूना पहले से पंजीकृत अपराधियों से मेल नहीं खाता था। ये जानते हुए कि 2300 व्यक्तियों की मैनुअल जांच में वर्षों लग जाएंगे, लिंडसे ने संदिग्धों के दायरे को संकुचित करना शुरू किया। उसने उन सभी को बाहर कर दिया जो किसी भी तरह से विवरण से मेल नहीं खाते थे। इसने कार्य को काफी सरल बना दिया। अंत में 160 व्यक्ति बचे जिन्हें परीक्षण के लिए प्राथमिकता दी गई। उनमें से अधिकांश को अतीत में विभिन्न अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके साथ साथ जांचकर्ताओं ने आनुवंशिक वंशावली के तरीकों की ओर रुख किया। यह माना गया था कि मौजूदा डीएनए प्रोफाइल का विश्लेषण संभावित शामिल व्यक्तियों के रिश्तेदारों की पहचान करने में मदद करेगा। दुर्भाग्य से यह दृष्टिकोण मिशेल के मामले में कोई परिणाम नहीं लाया, लेकिन जेनिफर की स्थिति अलग निकली। वंशावली विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि जेनिफर के गायब होने से जुड़ा व्यक्ति निम्नलिखित उपनामों में से एक रख सकता था: नामा, होलब्रुक, स्मिथ या वॉशबर्न। अंत में केवल एक मिलान था, एक रॉबर्ट वॉशबर्न। दिलचस्प बात यह है कि वह पहले इस मामले में संदिग्ध के रूप में सामने नहीं आया था। इसके विपरीत वॉशबर्न ने गवाह के रूप में काम किया था और पुलिस को एक संदिग्ध व्यक्ति के बारे में बताया था जिसे पहली युवा महिला मिशेल
के गायब होने के बाद पार्क में देखा गया था। यह पता चला कि वॉशबर्न वही धावक था जिसका पहले मामले में उल्लेख किया गया था। इस परिस्थिति ने जांचकर्ताओं के मन में कई सवाल उठाए। इस क्षण से दूसरी युवा महिला के गायब होने की जांच के ढांचे में पहले मामले का मुख्य व्यक्ति सामने आया, जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारी बात करना चाहते थे। इन मामलों के बीच एक संभावित संबंध की धारणा उत्पन्न हुई। 2016 तक जांचकर्ता द्वारा बनाई गई सूची से बचे हुए 160 पुरुषों के डीएनए नमूनों का संग्रह जारी रहा। प्रक्रिया लंबी थी। प्रयोगशाला ने प्रति बैच लगभग 20 सेट के विश्लेषण को संसाधित किया। हालांकि अब तक कोई मिलान नहीं मिला था, काम बंद नहीं किया गया। जांचकर्ता व्यवस्थित रूप से प्रत्येक नमूने की जांच करते रहे, यह आशा करते हुए कि एक दिन यह जांच में एक सफलता की ओर ले जाएगा। मई 2018 में लिंडसे को एक अप्रत्याशित कॉल आया। लाइन के दूसरे छोर पर नए जांचकर्ता जीन मिलर थे, जिन्होंने पुराने मामले को संभाला था। मिलर ने एक आश्चर्यजनक समाचार साझा किया। दोनों त्रासद घटनाओं के लगभग 32 वर्षों के बाद अंतिम 18 नमूनों में एक मिलान पाया गया था। यह जेनिफर के गायब होने में एक रॉबर्ट नामक व्यक्ति की संलिप्तता की ओर इशारा करता था। वही गवाह जिसे पार्क का धावक कहा जाता था। किसी कारण से उसे पहले जांच नहीं किया गया था। अब रॉबर्ट 60 वर्ष का था, जबकि घटनाओं के समय वह बहुत युवा था। वह टाकोमा में पला बढ़ा था, लेकिन घटना के बाद इलिनॉइस चला गया। आश्चर्यजनक रूप से आदमी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। हर मायने में वह एक कानून का पालन करने वाला नागरिक लगता था। स्थानांतरण के बाद रॉबर्ट ने एक रिश्ता शुरू किया, शादी की और जोड़े को विशेष आवश्यकताओं वाली एक बेटी हुई। शादी टूट गई, लेकिन रॉबर्ट बच्ची की देखभाल करता रहा और हर तरह से अपनी बेटी का समर्थन करता रहा। सभी परिचितों ने रॉबर्ट को एक मेहनती, शांत और दोस्ताना इंसान के रूप में वर्णित किया, लेकिन दशकों बाद यह प्रतिष्ठा संदेह में पड़ गई। 11 मई 2018 को रॉबर्ट वॉशबर्न को गिरफ्तार किया गया। उस पर जेनिफर बास्टियन के मामले से संबंधित आरोप लगाए गए। पूछताछ के दौरान रॉबर्ट बहुत घबराया हुआ था, इतना कि उसके पूरे कपड़े पसीने से भीग गए थे। जांचकर्ताओं ने इसे इस बात का संकेत माना कि वह कुछ छिपा रहा था। उसका व्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के लिए विशिष्ट लगता था जिसके पास रहस्य है। स्पष्ट रूप से गिरफ्तारी उसके लिए एक बड़ा झटका था। शायद उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सालों बाद अतीत फिर से सामने आएगा। रॉबर्ट ने आरोपों से इनकार किया और डीएनए मिलान को एक गलती बताया। बेशक गलती की संभावना को खारिज करने के लिए सब कुछ कई बार जांचा गया था। मिशेल का मामला अभी भी अनसुलझा रहा। रॉबर्ट की गिरफ्तारी के 1 महीने बाद सभी 160 पुरुषों के डीएनए विश्लेषण पूरे हो गए। उनमें से किसी ने भी मिशेल के गायब होने से कोई संबंध नहीं दिखाया। इसके बाद पुलिस ने एक कंपनी से संपर्क किया जो डीएनए जांच में विशेषज्ञता रखती है। शोधकर्ताओं ने उन्नत डीएनए विश्लेषण और वंशावली विधियों का उपयोग किया, जिससे संभावित संदिग्धों का दायरा 2 भाइयों तक सीमित हो गया। अब तुलना के लिए उनकी आनुवंशिक सामग्री प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि जांचकर्ता बस नमूने मांग नहीं सकते थे, ये एक स्वैच्छिक निर्णय होना चाहिए था। संदेह न जगाने के लिए जांचकर्ताओं ने एक चाल का सहारा लिया। भाइयों पर नजर रखी गई। उनमें से एक ने एक रेस्तरां का दौरा किया, जहां उसने एक नैपकिन का उपयोग किया और छोड़ दिया। इस प्रकार विश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना संभव हो गया। यदि वह निर्दोष साबित हुआ होता, तो भी यह उसे संदिग्ध सूची से हटाने और जांच जारी रखने में मदद करता। परिणामों ने मिशेल के गायब होने से जुड़े व्यक्ति के प्रोफाइल से पूर्ण मिलान दिखाया। यह 66 वर्षीय गैरी चार्ल्स हार्टमैन था। पहली घटना के समय वह 34 वर्ष का था। आश्चर्यजनक रूप से रॉबर्ट की तरह उसे भी एक सम्मानित नागरिक माना जाता था। उसका कानून से कोई लेना देना नहीं था। गैरी ने कई वर्षों तक एक मनोचिकित्सा क्लिनिक में चिकित्सक के रूप में काम किया, जहां वह अपनी शांति और संयम के लिए जाना जाता था। रोगियों की ओर से उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी और उसके आसपास के किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी कि वह ऐसे कृत्यों में सक्षम होगा।
20 जून 2018 को गैरी को मिशेल के गायब होने में शामिल होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया। इस बीच रॉबर्ट के मामले में मुकदमा 2019 के लिए निर्धारित किया गया था। मुकदमे तक उसे जमानत की संभावना के बिना हिरासत में रखा गया। कुछ महीनों के बाद उसने अचानक अपना बयान बदल दिया और जेनिफर के गायब होने में अपनी भागीदारी स्वीकार कर ली, संभवतः सजा में कमी की उम्मीद में। हालांकि उसने अन्य आरोपों से इनकार किया। जांचकर्ताओं के अनुसार रॉबर्ट संभवतः अपने कृत्यों की गंभीरता से अवगत था और इसलिए सब कुछ पूरी तरह से स्वीकार करने से डरता था। अंत में उसे 27 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। उल्लेखनीय है कि रॉबर्ट ने मिशेल के मामले की जांच में भाग लेने की कोशिश की। वह जेनिफर के गायब होने से कुछ महीने पहले गवाहों की सूची में था, जिसमें बाद में वह खुद शामिल हो गया। जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि वह किसी तरह इस मामले में दिखाई देना चाहता था। संभवतः इस मामले ने उस पर इतना गहरा प्रभाव डाला था कि उसे समान कार्यों की ओर धकेल दिया। ये घटनाओं के कुछ अलग चरित्र की व्याख्या कर सकता है। ऐसा लगता है कि रॉबर्ट उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जो गैरी ने प्रदर्शित किया था। रॉबर्ट ने खुद इन अनुमानों पर टिप्पणी नहीं की। गैरी हार्टमैन के खिलाफ मुकदमा मार्च 2022 में हुआ। बचाव पक्ष ने आरोपी को बरी करने के लिए हर संभव प्रयास किया, रॉबर्ट पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश करते हुए। वकील ने जांच के संचालन और सबूत इकट्ठा करने में संभावित त्रुटियों पर जोर दिया। हालांकि अभियोजन पक्ष दृढ़ रहा। डीएनए प्रोफाइल का मिलान संयोग नहीं हो सकता था। सफल न होने पर बचाव पक्ष ने अपनी रणनीति बदली और घटना के समय हार्टमैन की मानसिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। यह पता चला कि उसका बचपन कठिन था और संभवतः महत्वपूर्ण चरण में वह मनोवैज्ञानिक संकट से गुजर रहा था। इसके अलावा गैरी ने लंबे समय तक नशे की लत से संघर्ष किया, जिसने उसके मानसिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित किया। मुकदमे के अंत में हार्टमैन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। वकील के अपने मुवक्किल की अक्षमता के आधार पर बरी करने के प्रयासों के बावजूद इन तर्कों ने जूरी को आश्वस्त नहीं किया और उन्होंने दोषी का फैसला सुनाया। अदालत ने गैरी हार्टमैन को 26 साल 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। पीड़ितों के रिश्तेदारों ने इस सजा को अपर्याप्त माना, यहां तक कि स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए भी। कई लोग आश्चर्यचकित थे कि गैरी को रॉबर्ट से कम सजा मिली, हालांकि उसके कार्य अधिक गंभीर थे। फिर भी समाज ने राहत महसूस की कि दोनों खतरनाक अपराधी समाज से अलग कर दिए गए थे। मई 2019 में जेनिफर और मिशेल के नाम पर एक नया विधेयक पेश किया गया। युवा महिलाओं के माता पिता ने वॉशिंगटन राज्य में एक कानून पारित करने का समर्थन किया जो डीएनए संग्रह की संभावनाओं का विस्तार करता है। इसके अनुसार गंभीर अपराधों के संदिग्ध वयस्कों और नाबालिगों दोनों से अनिवार्य रूप से डीएनए नमूने एकत्र किए जा सकते हैं। अनुचित व्यवहार वाले अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया।